चलिए प्यारे बच्चों, ये आपका एसएससी जेई का मेंस के लिए एक माइनर टेस्ट है जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात इसे आप लोग पीएचई कहते हो। छोटा सा आधे घंटे का प्यारा सा डिस्कशन होगा। पहला प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। जनसंख्या पूर्वानुमान में इसमें कौन सा मेथड नहीं है? तो आपका जवाब होगा कौन सा नहीं है। लॉजिस्टिक का मेथड है, बिल्कुल है। ग्राफिकल मेथड भी है, कंपैरेटिव मेथड भी है। कौन सा मेथड नहीं है? तो वाल मेथड आपका यहाँ पर उत्तर नहीं है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलिंग रिफर्स टू फ्लक्कुलेंट सस्पेंशन ऑफ सच हाई कंसंट्रेशन दैट particles actually come in contact with each other formation of structure। इसमें कह रहा है कि जिसमें सस्पेंशन में तो हो ही, लेकिन कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाए कि पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं, इसको हम लोग कंप्रेशन सेटलिंग कहते हैं। ये आपका टाइप 4 होगा। इसमें जो कंसंट्रेशन होगा पार्टिकल का, सस्पेंडेड पार्टिकल का 2000 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगा। डिस्क्रीट में 1000 से कम होगा। यहाँ पर जो आपका ये जोन और हिंडर्ड एक ही नाम है, जोन या हिंडर्ड ये दोनों एक ही नाम दे दिया है यहाँ पर। टाइप 3, टाइप 2। टाइप 2 ये आपको मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये फ्लक्कुलेटेड सेटलिंग होगा। ठीक है, चलो। फ्लक्कुलेटेड सेटलिंग में वैल्यू आपके पास लगभग 1500 से, यहाँ पर 1000 से लेकर के 1200 के आसपास मिलीग्राम पर लीटर, और जोन सेटलिंग में लगभग 1500 से 1800 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक। अगला प्रश्न, आपको पीओ स्केल दे रखा है। पीओ स्केल के हिसाब से आपको ऑर्डर दे रखा है। बिल्कुल आप मेरा नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको पूरा प्रॉपर ये टेबुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आप यहां से देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन चेक करेंगे तो यहां से अगर आप देखें, अगर 0 है पीओ का, ये ऑर्डर को चेक कर दिया था, 0 है तो नो परसेप्टाइल ऑर्डर, मतलब कोई दुर्गंध महसूस नहीं होगी। बी 1 है, 1 का तो वेरी फाइंट होगा। सी यानी दूसरा है तो दूसरे, यहां सी का मतलब 2 वैल्यू लिखा है तो 2 इसमें जाएगा आपका फाइंट ऑर्डर के साथ। वैसे एक ऑर्डर को सेट करना है। अगर पीओ का मान 3 है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट ऑर्डर। हाँ, कुछ अलग से आपको गंध महसूस होना शुरू हो जाएगी। अगर पीओ का मान अगर 4 है तो 4 का मतलब हो जाएगा यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, और 5 का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। तो इस हिसाब से उत्तर आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न, the process to counterbalance the consumption of DO due to deoxygenation atmosphere supply oxygen to water। कह रहा है कि जो पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के दौरान ऑक्सीजन की जो खपत होती है, आप डीऑक्सीजनेशन कहते हो, उसको अगर काउंटर बैलेंस करना है तो उसके लिए हम एटमॉस्फेयर कुछ ऑक्सीजन उसमें मिलाता है। इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, रीऑक्सीजनेशन कहते हो। अगला, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ब्रोमोसिरॉल और क्लोरोफिनॉल ब्लू, ये अलग अलग पीएच के लिए इंडिकेटर हैं। ये किस किस पीएच मान में काम करते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज ये बिल्कुल, ये बहुत फेमस है, 2.8 से 4.4 के बीच में काम करता है। मिथाइल रेड ये आपका 4.4 से 6.2। ब्रोमसिरॉल ये आपका 3.8 से 5.4, और ये 5.4 से 6.8। ये टेबल मेरे नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, कौन सा इंडिकेटर किस पीएच रेंज में कार्य करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट अंडर नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस यानी बायो, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जिस डोमेस्टिक वाटर के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस कहते हैं। सैग इन द सैग कर्व, जो आप लोग इस तरह का कर्व देखते हो, सैग कर्व, ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ Kr बढ़ रहा है, यहाँ Kd का मान बढ़ रहा है, और इस जगह पर दोनों कांस्टेंट होते हैं। जब नदी में आप सीवेज का डिस्पोजल करते हो तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। इट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द स्ट्रीम। इसमें डिप्लीशन और एडिशन दोनों होगा, सिर्फ डिप्लीशन और सिर्फ एडिशन नहीं होगा। एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, डिप्लीशन, एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन यहाँ पर दोनों के फंक्शन आपको देखने को मिलेगा और दोनों ही नॉन लीनियर आपको होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूजेज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑक्सीडाइज। पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर विथ सिल्वर एडेड टू कैटालिस्ट। तो यहां पर हम किसको यूज करेंगे? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 अगर बात हो तो ये आपका यूज होता है COD के लिए। किसके लिए यूज होता है? COD, जो केमिकली रासायनिक रूप से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाले ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीजन की जो खपत है उसे COD कहते हैं। रेशियो ऑफ मास ऑफ BOD अप्लाइड पर डे टू द एरेशन टैंक थ्रू इन्फ्लुएंट सीवेज इन ग्राम्स टू द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक इन क्यूबिक मीटर। इस फार्मूले को क्या कहते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, ये आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो टोटल वॉल्यूम के तुलना में जो आपके पास एरेशन टैंक मिलाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग टू द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक इन क्यूबिक मीटर। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक लोडिंग। तो ये आपको उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ COD प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर व्हेन डिस्चार्जिंग इनटू इनलैंड। अभी देखो टेबल आपके पास होते हैं कि अगर इनलैंड रिवर और स्ट्रीम आपको नदी में आपको अगर भेजना है, फेंकना है, तो COD की वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए? तो वैल्यू आपके पास हो जाएगी 250 मिलीग्राम पर लीटर। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हाउ मच अप्रोक्सीमेट टाइम इज टू टेक डिकम्पोज पेपर। पेपर आपका अगर पेपर को डिकम्पोज करना है तो उसे कितना समय आपको देना पड़ेगा, कितना समय आपको वहां पर लगेगा? तो नॉर्मली एक तरह से अगर हम देखें तो फर्स्ट जो आपके पास लगभग 15 से 20 दिन के आसपास यहां पर लगता है समय, तो उस हिसाब से आपका उत्तर जो बन जाएगा, रेंज जो बनेगा, एक बनेगा। बेंगलोर मेथड एंड इंदौर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। बेंगलोर मेथड और इंदौर मेथड ये दोनों अलग अलग मेथड हैं। बिल्कुल, बेंगलोर मेथड में प्रोसेस एनारोबिक होगा जिसमें 4 से 5 महीने का समय लगेगा या 5 से 6 महीने का समय लगेगा, जबकि इंदौर मेथड आपका एरोबिक है, लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा। पहला कह रहा आइडेंटिकल, डिफरेंट है भाई, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा डिफरेंट है, ठीक है। एज बेंगलोर मेथड इज एनारोबिक, सही बात है, बेंगलोर मेथड क्या है? एनारोबिक है। बेंगलोर मेथड डिफरेंट, डज नॉट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा, आपका बी ऑप्शन बेहतर होगा। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2S। फॉल्स बताना है, गलत बताना है आपको। इट इज ऑब्टेन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बिल्कुल सही बात। थोड़ा और अच्छा होता अगर यहाँ पर बाई एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख देता तो। इट प्रोड्यूसेस बैड ऑर्डर लाइक रोटेन एग, बिल्कुल सड़े अंडे की बदबू देता है। चलो ए का जो अधूरा था उसको सी में पूरा कर दिया। एनारोबिक प्रोसेस होता, ये भी सही है। इट इम्पार्ट एसिडिटी एंड बैड टेस्ट, नहीं 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 नहीं, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, इससे कोई मतलब इसका नहीं है।
H2S में भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना इस बार। H2S में भी प्रोड्यूस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सही बात है। CO2 इज फॉर्म्ड ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन, ये गलत बात है। CO2 ऐसी गैस है जो एरोबिक और एनरोबिक दोनों की वजह से आएगी। कारण उसका क्या है, चाहे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेन, दोनों ही सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस लेना और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है दोनों करेंगे, यानी एरोबिक एनरोबिक दोनों में आएगा। CH4 में भी फाउंड इन द मार्सी लैंड एंड पैडी कवर एरिया, बिल्कुल सही बात, धान के छिलके पर, मार्सी लैंड पर ये पाए जाते हैं। CH4 का जो नेचर होता है वो एक्सप्लोजिव होता है। ये चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो दूसरा के लिए काट दो, 1, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। डज नॉट कम अंडर डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर कौन सा नहीं है? अब डाइपर्स बिल्कुल है, फूड वेस्ट बिल्कुल है, वेस्ट पेपर ये भी सही है, एनाटोमिनल वेस्ट ये आपका थोड़ा सा एक वेस्ट जो है इसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर उत्तर आपके पास हो जाएगा पहला वेस्ट, ठीक है। एटॉमिक संबंधित वेस्ट हम लोग यहां घर के अंदर कंसीडर नहीं करते। द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड थ्रू डोमेस्टिक एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड, सॉलिड वेस्ट जिसमें डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों एक्टिविटी हो। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जिसे हम लोग रिफ्यूज या इसी को हम लोग MSW कहते हैं, MSW शॉर्ट फॉर्म में रिफ्यूज को हम लोग MSW भी कहते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन्स ऑफ आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, दो पार्टिकल्स हैं जिनका डायमीटर अलग अलग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है, ठीक है। अगर जो बड़ा वाला साइज का पार्टिकल है उसके लिए वेलोसिटी 0.5 mm/s है, तो स्मॉलेस्ट के लिए कितना होगा? तो सेटलिंग वेलोसिटी GS - 1 GD²/18 न्यू। स्मॉल जी में कोई चेंज नहीं आएगा, पानी में कोई चेंज नहीं का, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है, यानी ये आपके पास डेटा बना। अगर सेटलिंग वेलोसिटी के साथ अगर आप यहां संबंध देखें तो सेटलिंग वेलोसिटी पहले के लिए d1²/d2², ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी जो पहले के लिए वैल्यू कितना होगा, सेटलिंग वेलोसिटी पहले के लिए कितना होगा? तो बड़े वाले के लिए 0.5 और छोटे वाले के लिए निकालना है। बड़े वाले के लिए साइज कितना है? 0.075 और छोटे वाले के लिए 0.0075। तो यहां पर आपको ये निकाल लेना, इसका स्क्वायर कर देना है। अब BS2 यानी स्मॉल वाले का सेटलिंग वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लेना है, उत्तर आपको बता देना है। जल्दी सॉल्व कीजिए, उत्तर जो आ जाएगा इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरे पास जो आंसर है उस हिसाब से ए ऑप्शन बनेगा। अगला, डाइल्यूशन फैक्टर इज 3:50, द चेंज 9 मिलीग्राम टू, यहां पर आपके पास बनेगा उत्तर। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, BOD एट एनी टाइम, ये 5 दिया है, इनिशियल DO माइनस फाइनल DO इंटू डाइल्यूशन फैक्टर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही उत्तर आपका बन जाएगा। सॉल्व करिए, फॉर्मूला आपके पास है।
बताइए भाई। इनिशियल डीओ 9, फाइनल डीओ इतना हो गया। 1 डाइल्यूशन फैक्टर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इसमें जो लिखा हुआ फॉर्मूला ये थोड़ा सा अपोजिट लिखा है, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। डाइल्यूशन फैक्टर आपके पास होता है टोटल डाइल्यूटेड सैंपल, जो हम लोग जानते हैं, टोटल डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन सैंपल ऑफ रॉ वाटर, ये फॉर्मूला होता है। तो 50 ml आपको टोटल लेना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए इसको। 9 माइनस 3, 50 टोटल लेना पड़ेगा और डिवाइड बाई 3 से करना होगा। उत्तर बन जाएगा 100। वेरियस ट्रीटमेंट प्लांट को सेट कीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कोगुलेशन, नंबर 4, फिर फ्लक्कुलेशन, 4 के बाद पहला। ठीक है, यहां थोड़ा सा सीक्वेंस को सही ऑर्डर में सेट कीजिए। कोगुलेशन मैं लिख दे रहा हूं, उत्तर मैच नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। 4 के बाद फ्लक्कुलेशन 5 के बाद फिर आपके पास सेडिमेंटेशन, यानी 4 के बाद 5 के बाद आपके पास 3 के बाद 1 के बाद 2। दिस इज द आंसर। तो 4 5 3 1 2, ये आपका उत्तर बन गया 20 ऑप्शन। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड कैन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज, अगर हड्डी आपकी समस्या ज्यादा होगी तो आपको समस्या यहाँ पर आर्थराइटिस की समस्या आपको देखने को बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो उत्तर बन जाएगा यहाँ पर आप चेक करेंगे, दोनों ही समस्याएं, दोनों ही आपको हड्डी संबंधित बीमारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, और अ ग्रिड चैम्बर रिकमेंडेड वेलोसिटी दे दिया, डिटेंशन पीरियड दे दिया, लेंथ ऑफ टैंक, तो आपको पता है बिल्कुल 4 बराबर दूरी बटे समय, आप फॉर्मूला जानते हो। तो यहां पर इफ रिकमेंडेड फ्लो वेलोसिटी इज 0.28 मीटर पर सेकेंड, 0.28 लंबाई आपको निकालना है, समय आपको दिया है 1 मिनट, 1 मिनट, सेकेंड बदल लीजिए, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एल का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। तो आपका एल का मान यहां सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए। 16.8 बी ऑप्शन। चलो, 1% सीवेज सैंपल इंक्यूबेटेड 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड टू, बहुत ठंडा यार ये, क्या हो गया था? इन्वर्टिंग इसमें ट्रिगर और नॉन इन्वर्टिंग 7 ppm। तो इनिशियल डीओ फाइनल डीओ का डिफरेंस 7 ppm है, 1% है, यानी टोटल 100 ml में 1 ml ही आपके पास, तो आपको बीओडी निकल आया 5 डे पर कितना, 700। आपको बताना है यहां पर लिस्ट 1, लिस्ट 2, एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम, ऑक्सीडेशन डिश सिस्टम, इंटरमिटेंटली एरेटेड एंड डीकेंटेड सिस्टम इन ऑब्टेनिंग कंप्लीट मिक्सिंग इन एरेशन टैंक। अब आपको यहां से सारी चीजों को मैच करानी है। अब ये सब क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएंगे जब आपकी थोड़ी एनालिसिस जो है वो डिटेल में रहेगी, नहीं तो आपको यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चलिए मिलाना शुरू करते हैं। एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम, यहां पर हम लोग बात करेंगे भाई, मिलाइए। ऑक्सीडेशन डिश सिस्टम, ठीक है। तो एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम, इसका काम क्या होता है, जितना ज्यादा आप एरेशन एक्सटेंड करेंगे उतना ज्यादा आपको यहां पर स्लज का जो वेस्टिंग है, यानी स्लज का सेटलिंग ज्यादा होगी, उतना स्लज की वेस्टिंग मिनिमाइज्ड होगी। तो ए का दूसरा हो जाएगा। इन ऑक्सीडेशन डिच सिस्टम, इसमें अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन डिच में आपको पता है कि लगभग 98% तक बीओडी दूर कर दिया जाता है, लगभग कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा।
तो आपको यहाँ नाइट्रेट कंटेंट भी देखने को मिलेगा। इन इंटरमिटेंटली एरेटेड एंड डिसेंटेड सिस्टम, अगर आप इंटरमिटेंटली एरेट करते हैं, पूरी तरीके से कंटिन्यूअस एरेट नहीं करते, तो ऐसे कंडीशन में ये आपका बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं देगा। कन्वेंशनल यानी पुरानी प्रथा पे ये काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट मिक्सिंग अगर आप यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही यहाँ पर एरेशन टैंक वगैरह जिसकी 4 से 8 टाइम पीरियड है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, थोड़ा सा आपका आईएसओ से संबंधित प्रश्न है। कौन किससे मैच करेगा आपको ये मिलाना है, ठीक है। चलो तो यहां से हम लोग मिलाना शुरू करते हैं। आईएसओ आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कितना है आपके पास, यहां पर चेक करिएगा। इन्वायरमेंट लेबलिंग, लाइफ साइकिल असेसमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट ऑडिटिंग, तो यहां पर आपके पास ये जाएगा सब। देखो अकेले सब कुछ 14 शुरुआत है, ये आपका चला जाएगा सी के पास। आप कोड को गूगल वगैरह भी सर्च कर सकते हैं, आपको हर जगह मिल जाएगा। दूसरे का 14,010 जो है वो इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग संबंधित है। तीसरे का आपके पास इन्वायरमेंटल लेबलिंग संबंधित है। ये कोड आपको याद रखने हैं सारे। उत्तर आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। द क्राउन ऑफ आउटगोइंग लार्जर डायमीटर इज ऑलवेज मैच्ड विद द क्राउन ऑफ इनकमिंग डायमीटर ऑफ सीवर। रीजन उसका क्या है, सही बात है, और रीजन क्या होना चाहिए, नहीं तो यहां पर आपको फ्लो सेपरेशन जैसी समस्या देखने को मिलेगी। और फ्लो सेपरेशन होने की वजह से प्रॉपर यहां पर आपका जो फ्लो है वो आगे ना बढ़ करके पीछे होने लगेगा और सॉलिड पार्टिकल्स वहां पर रिमूव नहीं हो पाएंगे। तो पढ़िए इसको। पहला स्टेटमेंट, इट एलिमिनेट्स बैकिंग ऑफ सीवेज। अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्लो सेपरेशन नहीं होगा। अगला, पब्लिक हेल्थ शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ वाटर सैंपल टू चेक क्वालिटी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ से पीएचई संबंधित अगर आपको बात करनी है तो वाटर क्वालिटी को, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आप लैब में ले जाएंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, सही बात है। मस्ट बी अवेयर ऑफ लेटेस्ट टेक्निक ऑफ वाटर सप्लाई इंजीनियर। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगला बढ़ते नेक्स्ट। रेडान गैस, रेडान गैस इट इज रेडियो एक्टिव, बिल्कुल सही बात है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके, बोलो। इट इज हाई कंसंट्रेशन इन इंडोर एयर। अब आप पढ़िए इसको और उत्तर बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है, रेडान गैस से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये रेडियो एक्टिव है तो, लेकिन पंजमेंट स्मेल नहीं है इसकी, बिल्कुल ये नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके यूरेनियम से ही एंड रॉक्स एंड सॉइल से मिलते हैं इंडोर एयर में। और ये मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, सही बात है। 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। द मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन इन्वॉल्विंग मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, नहीं लिखा मैं बोल दे रहा हूं, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, सेडिमेंटेशन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, फिल्ट्रेशन के दौरान आपको यहाँ पर इतनी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। जो एब्जॉर्प्शन है, बच्चों ने एब्जॉर्प्शन नाम नहीं सुना होगा, तो आपका जो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आपका मेथड है वहाँ सबसे लास्ट मेथड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिल्टर इज क्लीन, हेड लॉस गेज शुड इंडिकेट अ जीरो रीडिंग। फिल्टर अगर क्लीन है, फिल्टर इज क्लीन, द हेड लॉस गेज शुड इंडिकेट, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कारण क्या है, सीपेज लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। जब पानी वाइड्स के थ्रू फ्लो होगा तो उसे हेड लॉस का सामना करना पड़ेगा। इनकरेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, वाटर शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स दैट इज फ्री फ्रॉम pollution, water should be obtained, all kinds of bacteria and micro should be absent, turbidity of water should be, ये गलत है, यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। आइडियल बातें कर रहे हैं सब, आइडियल।
टर्बिडिटी की लिमिट 1 से 5 NTU है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आर्टिफिशियल जो हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं वो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ही है। पोल्यूशन से मुक्त होना चाहिए, होता नहीं अलग बात है। आयरन साल्ट रिएक्ट्स फास्टर देन एलम इन वाटर ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी बात है। आयरन साल्ट पानी में एलम से पहले रिएक्शन कर लेता है, बड़े साइज के फ्लॉग बना देता है, ये सारी खासियत, सस्ता होता है। कलर्ड वाटर के लिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो इसकी अच्छाइयाँ भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही तो हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि आयरन साल्ट क्यों एलम से अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रीड द फॉलोइंग अबाउट इन्वायरमेंट क्लियरेंस। इन्वायरमेंट क्लियरेंस इज द प्रोसीजर टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट। सही बात है, पर्यावरण से अनुमति लेना बहुत जरूरी है, नहीं वहां पर कुछ विशेष प्रकार की पक्षियां जीव जंतु प्रभावित हो रहे हों। इट इज मैंडेटरी फॉर प्रोजेक्ट विच कैन काज हाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, यह बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, इसकी आप अवमानना नहीं कर सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा था, दोनों ही सही हैं। इनकरेक्ट पूछा है तो ना ए लेंगे ना बी लेंगे। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन इनकरेक्ट रहता है, हम करेक्ट सोच के उत्तर करके चले आते हैं, और आज के समय इन सब चीजों का मतलब बहुत ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कोई एग्जाम में आपको इनकरेक्ट दे देगा, आप ध्यान नहीं देंगे। एक्टिवेटेड कार्बन इंक्रीजेस सरफेस एरिया, सही बात है। एक्टिवेटेड शब्द कहीं भी लग जाए इसका मतलब पार्टिकल साइज छोटा हो रहा, सरफेस एरिया बड़ा हो रहा। एक्टिवेटेड कार्बन डिक्रीज साइज, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं, 1 and 2 आर करेक्ट। फॉलोइंग नॉट अ माइनर मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, बॉइलिंग, ओजोन, अल्ट्रावायलेट, ये तीनों ही माइनर हैं, क्लोरीनेशन आपका मेजर मेथड है। 33 का डी ऑप्शन। 34, अकॉर्डिंग टू इंडिया इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 कैटेगरी बी प्रोजेक्ट नीड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द। तो अगर आपको इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से संबंधित बात करनी है तो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्लियरेंस लेने की जरूरत किससे है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको उत्तर देना है। तो इसको आप लोगों को जो उत्तर देना है वो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी स्टेट की जो है उससे आप बात करेंगे। कैटेगरी बी के लिए है, किसी स्टेट के अंदर के लिए। टू एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू रिमूव बाय वेरी फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लू गैसेस आर। तो बहुत छोटे पार्टिकल को अगर हटाना है तो यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, 1 माइक्रोन मीटर से बड़ा होता है या उससे भी छोटा होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और फैब्रिक फिल्टर का प्रयोग करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन स्ट्रीम इज, यहां पर ना गर्मी बोला ना ठंडी बोला, तो जिस टाइम सबसे ज्यादा सनलाइट होगा एलगी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो मैक्सिमम एट नून। अगर यहां समर बोलता तो मैक्सिमम एट मिडनाइट में उत्तर करता। डिस्ट्रीब्यूशन कैरीज वाटर फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट टू इंडिविजुअल हाउसेस। डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के अंतर्गत पानी को ट्रीटमेंट प्लांट से अलग अलग घरों के अंदर पहुंचाया जाता है वाया सर्विस रिजर्वायर। मैं ये स्टेटमेंट अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा, एक गुड डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम अनसेफ्ड अगेंस्ट पोल्यूशन, कैसा सिस्टम है ये भाई जिसमें पॉल्यूटेंट्स आ जा रहे हैं तो बेकार हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 0 से 1000 ppm, अच्छा आपको ये मिलाना है टीडीएस के हिसाब से आपको मिलाना है। टीडीएस 0 से 1000 अगर होगा तो पानी उतना ही ज्यादा आपका मीठा होगा, स्वीट वाटर होगा। 0 से 1000 होगा तो आपका फ्रेश या स्वीट वाटर होगा, ठीक है। अगर 1000 से 10000 होगा तो उस पानी को हम कहेंगे ब्रैकिश वाटर।
1000 10,000 से 1,00,000 होगा तो ऐसे पानी को हम लोग कहेंगे साल्टी वाटर, और लास्ट 10,000 1,00,000 ज्यादा हो ब्राइन वाटर। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकिस, ब्राइन, साल्टी, इन तीनों का मतलब सलाइन ही होता है, बस कंडीशन क्या है, कोई ज्यादा कोई कम सलाइन होता है। According to which Indian standard is the preparation of solid waste sample of chemical and microbial analysis done? तो आपको कौन सा कोड याद रखना है? एसएससी के लिए इस तरह के प्रश्न आज के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो ये कोड याद रखिएगा 9234। 9234 ये कोड आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट जिसमें केमिकल्स हों, सेटल एट द बॉटम ऑफ टैंक इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? पीएसटी में जो सेटल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? जो नीचे सेटल होते हैं उन्हें स्लज कहते हैं, जो ऊपर लेयर पे जमते हैं उन्हें स्कम कहते हैं, जो इफ्लुएंट बनते हैं बाहर निकल जाते पानी वो इफ्लुएंट कहते हैं, ह्यूमस जो खाद या मैन्योर बनते हैं डिकम्पोजिशन के बाद ऑर्गेनिक मैटर का उन्हें ह्यूमस या मैन्योर कहते हैं। वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट सच एज नाइट सॉइल, गार्बेज एक्सेट्रा आर कलेक्टेड सेपरेटली इन वेजल्स, अलग अलग बर्तन में, डिपोजिट इन पूल्स और पिट्स, देन रिमूव्ड पीरियोडिकली एट लीस्ट वंस इन 24 आवर इज कॉल्ड। उसे हम लोग क्या कहते हैं जिसमें आपको इतनी सारी समस्याएं एक साथ यहाँ पर इकट्ठा की जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इन्हें हम लोग कंजर्वेंसी, जिसमें नाइट सॉइल एंट्री हो जाए उसे कंजर्वेंसी सिस्टम कहते हैं। पुराना सिस्टम होता तो ड्राई सिस्टम है, नया जो फ्लशिंग सिस्टम के साथ है उसे कंजर्वेंसी, उसे वेट कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाइप इन वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के तहत गलत है? पाइप्स कैरी वाटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ये तो अच्छी बात है, सही बात है। इंटरनल प्रेशर पाइप झेलता है, इसे वाटर हैमर, पाइप के अंदर जो पानी का प्रेशर अतिरिक्त हो जाए, सडन हो जाए। प्रेशर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड ट्रैफिक लोड। लॉन्गिट्यूडनल टेम्परेचर स्टेज डेवलप ओनली ड्यू टू इंटरनल, नहीं इंटरनल नहीं होता अकेले, ये बात आपकी क्या है? गलत है। पूरे पाइप पे ये देखने को मिलेगा। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी, जिसके अंतर्गत आपकी जो तालाब है, पॉन्ड्स है, लेक है, वो सैलो होती चली जाएगी, माइक्रो प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ देखने को मिलेंगे, और ये तब होगा जब एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक एनपीके बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। बीओडी के लिए यहाँ पर बीओडी किससे संबंधित है? सर ये बिल्कुल वाटर पोल्यूशन संबंधित है। अगले बात करते हैं। लेटरल ब्रांच मेन ट्रंक, ये डायामीटर ऑफ सीवर आपको मैच कराना है। किसमें कौन सा सीवर आपको मैच करता हुआ दिखेगा, आपको मैच करा लेना है। तो 45 का आप यहाँ पर चेक करेंगे। लेटरल का जो साइज होगा शुरुआत से लेकर अंत तक 15 सेंटीमीटर से लेकर के 300 सेंटीमीटर या 3 मीटर तक की बात करते हैं। तो आर्डर आप ऐसे सबसे कम लेटरल का होगा। आप अगर आइडिया आपको जानते हो, सबसे पहले लेटरल बिछाते हैं, फिर ब्रांच, फिर मेन ट्रंक, फिर आउटफॉल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डाया आपका बढ़ता होता जाएगा। ब्रांच के लिए इसे थोड़ा सा ज्यादा, मेन ट्रंक और ज्यादा, और सबसे ज्यादा हमारे पास आउटफॉल है। आउटफॉल 3 मीटर तक हो सकता है। तो यहां पर ए का तीसरा लेटरल, बी का पहला, बिल्कुल सही बात है। मेन ट्रंक सी का दूसरा, और गड़बड़ हो गया। मेन ट्रंक ये जाएगा, ये कम वाला है। आउटफॉल ये जाएगा, ज्यादा ये है, तो डी का दूसरा। उत्तर आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। रिमूवल ऑफ फास्फोरस फ्रॉम वेस्ट वाटर कैन बी डन बाई, अगर आपको फास्फोरस हटाना है तो आप एक्टिवेटेड कार्बन का यूज कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हैं, सुपर क्लोनेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर जो आपके पास बनेगा, उत्तर क्लोराइड, फास्फोरस हटाना है तो आप बेहतर आप यूज ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहां से हम लोग फेरिक के साथ जाएंगे क्लोराइड, क्योंकि ये ग्रीस सेपरेशन का भी काम करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लैंप होल के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां से गलत है। लैंप होल आर स्मॉल ओपनिंग्स, छोटी सी ओपनिंग दी जाती है जिसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, लैंप डालते हैं और चेक करते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई समस्या तो नहीं है, या फिर लैंप बुझ तो नहीं रहा है। ये तो सही है, गलत ढूंढना है। लैंप होल्स आर स्पेशली एडॉप्टेड व्हेन सीवर आर स्ट्रेट, सीवर समानता स्ट्रेट होंगे तभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, नहीं तो आप बना ही नहीं पाओगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन होल इज इजियर, नहीं गलत बात है, मैन होल बनाना मुश्किल है, लैंप होल छोटा सा होल होता है, वो बनाना आसान होता है। ग्रिड चैम्बर, ये क्वेश्चन अभी आपने इस तरह का देख रखा था, लेंथ पूछा है आपको चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहां से आपसे लेंथ बराबर पूछा है चाल गुणे समय, तो चाल कितना 0.2 मीटर पर सेकंड और समय दिया है 2 मिनट यानी 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो उत्तर आपके पास आ जाएगा 24 मीटर, उत्तर बन जाएगा 48। अगला 4% सोल्यूशन डिप्लीशन 2 ppm पाया गया है, तो आपके पास बीओडी कुछ क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं, तो यहां पर आप देखेंगे 4% है, डिप्लीशन 2, 100/4, उत्तर बन जाएगा आपका यहां से 50 ppm। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा आखिरी प्रश्न आपके सामने है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस के अबाउट कौन सा फॉल्स है। सेप्टिक टैंक वर्क्स ऑन सस्पेंडेड ग्रोथ मैकेनिज्म अंडर एनरोबिक मोड, बिल्कुल सही बात है। ट्रिकलिंग फिल्टर वर्क ऑन अटैच ग्रोथ सिस्टम एंड एरोबिक मोड, ये भी सही है। एएसपी वर्क ऑन अटैच्ड ग्रोथ, ये गड़बड़ है, एएसपी सस्पेंडेड ग्रोथ पे काम करता है, यही उत्तर गलत है आपका। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है, हमारा पूरा यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए आज सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, चलिए आज के सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत